दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके बीच में चुनावी माहौल को परखते हुए कुछ विश्लेषण और कुछ सर्वे रिपोर्ट्स को मिलाकर के एक रिपोर्ट तैयार की है। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है और विधानसभा के कई राज्यों के चुनाव का संगणना हो गया है। ऐसे में वहाँ की जमीनी हकीकत आपके बीच मिलाना हमारा परम कर्तव्य है। और ऐसे ही जो जमीनी सर्वे है उन राज्यों को लेकर किया गया है, प्लस वहाँ के वास्तविक हालात क्या हैं उन पर सब पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। हरियाणा वो राज्य है जो काफ़ी समृद्ध राज्य रहा है, लेकिन आज भारतीय राजनीति के उस चौराहे पर खड़ा है जहाँ सिर्फ राजनीति होती है और काम और विकास की धारें काफ़ी कम हो चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और बहुत अहम मुद्दा जो शिक्षा पद्धति से जुड़ा हुआ है। यूपी के अंदर लगभग 70,000 शिक्षकों का मामला काफ़ी तीव्र और चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है। 69,000 शिक्षकों का जो हाईकोर्ट के बाद, मानी हाईकोर्ट के डबल बेंच के निर्णय के बाद सरकार को 3 महीने का टाइम दिया गया है, और वो 3 महीने का टाइम सरकार के लिए टेढ़ी खीर हो चुकी है, क्योंकि 69,000 लोगों का अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। 69,000 बैठे हैं कि हमें अपॉइंटमेंट चाहिए। अब सरकार करे तो क्या करे। और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि अगले और पिछले दोनों आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। ऐसे में स्थितियां बहुत ही ज़्यादा भयावह हो चुकी हैं। अब इस सारी रिपोर्ट को आपसे के बीच में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपसे एक निवेदन, गुजारिश कि अगर अभी तक आपने या आप में कोई दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपना प्यार और आशीर्वाद हमें देते रहें। एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चाहें तो इसकी मजबूती की कोई आर्थिक मदद देना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन की डिटेल्स से आप दे सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम पूरी कंप्लीट रिपोर्ट पे कि चुनावी का सर्वे और चुनाव सर्वे के बीच में वहाँ के हालात क्या है। देखिए, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद वैसे भी हरियाणा की स्थिति भाजपा के हाथ से थोड़ी निकलती दिख रही थी। 10 लोकसभा सीटों में बड़ी मुश्किल से भाजपा 5 सीट जीत पाई। वही पिछले चुनाव में 10 में 10 की बात थी। यानी पिछले चुनाव से इस चुनाव में वैसे ही 50% के हार उसके लोकसभा चुनाव में हो चुका है। ऐसे में जो वहाँ के चुनावी सर्वे आ रहे हैं वो उसी लोकसभा चुनाव के परिणाम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भाजपा का दोबारा वहाँ पे चुनाव जीतना काफ़ी मुश्किल है। वहीं कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ के साथ वहाँ आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि जो सर्वे अभी तक चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी मजबूत स्थिति में है। अब सवाल इस बात का नहीं है दोस्तों, ये तो एक प्रारूप है, ये एक फैक्टर है। हरियाणा की राजनीति को समझने वाले ये जानते हैं कि भाजपा अब कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी पटकथा पहले ही खट्टर साहब लिख चुके हैं। यानी जितनी भी भाजपा की बर्बादी हरियाणा के अंदर होनी थी, मोदी जी की दोस्ती का फायदा उठा करके खट्टर साहब खुद तो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बर्बादी पटकथा पहले ही लिख दी है। सैनी जी कितनी भी कोशिश कर लें अब यहाँ वो स्थिति नहीं आ पाएगी। 10 साल का शासन निश्चित रूप से ये ताबूत में जो अंतिम कील है उसकी जैसा है। ऐसा नहीं कि सैनी कोशिश नहीं की है, लेकिन हालात बस से बदतर हो चुके हैं। अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है, चुनाव का संघनाद हो चुका है, कैंडिडेट का डिक्लेरेशन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रही है, लेकिन अब वक्त निकल चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद
23 से 24 अप्रैल को स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग होगी, जिसमें कि सारे दो दो 5-5 कैंडिडेट्स की फाइनल होने हैं। 25 तारीख को सेंट्रल कमेटी की मीटिंग है। 26 तारीख को पहली लिस्ट की बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक बात कर रही है। अब सवाल यहाँ पे एक और है कि भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस काफी बड़ा बदलाव चाहता है। अभी फरीदाबाद में इनकी एक बैठक हुई थी जिसमें काफी हाय तौबा हुआ। हाय तौबा क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लगभग कुछ चेहरों को हटा करके सेम टू सेम चेहरे वैसे विधानसभा में भेज दिए जाए, क्योंकि यहाँ पे गुट इतने ज्यादा हैं, परिवारवाद इतना ज्यादा है। भले ही मोदी जी परिवारवाद का विरोध करते रहे हों, लेकिन वो भाजपा को परिवारवाद से नहीं बचा पा रहे हैं। और वही परिवारवाद की जो एक खेमा है, कई खेमे यहाँ पे बने हुए हैं, वो काफी एक्टिव है। लेकिन आरएसएस डू और डाई की लड़ाई लड़ रहा है कि अगर आपको मेरे से मदद लेनी है, मेरे साथ चलना है, तो मेरे सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा। हमें किसी के खानदान से मतलब नहीं है कि श्रुति चौधरी को आप विधानसभा का टिकट दो, उनकी मां को राज्यसभा का टिकट दो, जिंदल को लोकसभा का टिकट दो, उनकी मां को विधानसभा का टिकट दो। ये कांग्रेस के अंदर होता था, लेकिन उसको अडॉप्ट कर रखा है। फिर कांग्रेस को इस बात की गालियां क्यों मिलती हैं कि परिवारवाद की बात करता है? परिवारवाद अभी आपने 10 साल 15 साल के अंदर जिस परिवारवाद को जन्म दे दिया है, तो आप कांग्रेस से अलग कैसे हैं? क्या श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या जिंदल की मां को टिकट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या कृष्णपाल गुर्जर के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा? क्या जो है ज्ञानचंद गुप्ता के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा? सारे लोग एक के बाद जो फहरिस्त लगाए बैठे हुए हैं कि उनको अपने बच्चे को टिकट दिलाना है। ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? इस टाइम भारतीय जनता पार्टी भी परिवारवाद से चढ़ के बोल रहा है। अब यहाँ पे जो बैठक की बात चल रही है, जो आरएसएस का एजेंडा है, आरएसएस का कहना है कि लगभग 70% लोगों का टिकट काट दीजिए। 70%, क्योंकि आप ये देखिए कि खट्टर साहब के रिजीम में जो मंत्री थे, लगभग 90% मंत्री चुनाव हार चुके हैं लोकसभा में। आप समझ सकते हैं कि क्या पृष्ठभूमि तैयार करके खट्टर साहब यहां से गए थे। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की डगर आसान बिल्कुल भी नहीं है। वही इसी पर आरएसएस चाहता है कि अगर नए चेहरों का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो हो सकता है पब्लिक की चॉइस वो बन जाए, वरना पुराने चेहरों पर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जो आरएसएस की जो फरीदाबाद की बैठक हुई है भाजपा और आरएसएस के बीच में समन्वय की बात की गई है, उसमें बवाल होना लाजमी था, क्योंकि भाजपा के अंदर जो पुराने नेता हैं वो अपने बेटे, परिवारवाद और दूसरे जो एमएलए हैं, जो मंत्री बन चुके हैं, वो चाहते हैं टिकट लेना। कोई मंत्री नहीं चाहता मेरा टिकट कटे। सवाल इस बात का है, तो चुनाव फिर नए लोगों को टिकट कैसे मिलेगा? आरएसएस चाहती है कि 70% लगभग लोगों को टिकट काटिए, नए चेहरों को मौका दीजिए, पब्लिक के बीच में एक न्यू फेस दीजिए, हो सकता है उससे हमें फायदा मिले, क्योंकि इमेज पार्टी की काफी खराब हो चुकी है। लेकिन इस पर स्थिति फाइनल नहीं हो पाई। अब 23-24 तारीख को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है, उसके अंदर एक एक डिस्ट्रिक्ट से, एक एक विधानसभा से 4-4 5-5 नाम भेजे जाएंगे। 25 तारीख को केंद्रीय समिति की बैठक होगी। उसके बाद 26 तारीख को उम्मीद ये है कि कोई नई लिस्ट निकल के बाहर आ पाएगी। वही देखिए कि जो भाजपा का दूसरा धड़ा था, जिसके साथ इनका गठबंधन चला था, जेजेपी, वहाँ एक भारी टूट लगातार होती जा रही है। और टूट पे जो भी लोग विधायक निकल रहे हैं वो सब कांग्रेस में जा रहे हैं। कांग्रेस में अब तक 40 से 50 बड़े नेता दूसरी पार्टियों के शामिल हो चुके हैं, यानी कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में वैसे ही बनता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पहले से लोकसभा चुनाव में था। विधानसभा चुनाव में होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन एक इंटरनल सपोर्ट है कि अगर कल कुछ होता है तो दोनों मिलकर सरकार बना लें। आज देवीलाल, चौटाला, इनकी जितनी भी पार्टियां हैं परिवारवाद के नाम पे बहुत बड़ा ये दल है, लेकिन इनकी इमेज हरियाणा की जनमानस में बहुत खराब हो चुकी है। अब कोई भी दल, कोई भी जो जनता है इस पार्टी को लाइक नहीं कर रही। इतने इनके विभाजन हो चुके हैं, इतनी इनकी इमेज खराब हो चुकी है कि हरियाणा का मतदाता अपना वोट खराब नहीं करना चाहता।
ऐसे में जो भी परिणाम होंगे वो इतने आसान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में दोबारा चुनाव बना सके या बहुत अच्छी पोजीशन में आ सके। सैनी जी ने काफ़ी कोशिशें की हैं, लेकिन फिर भी ये स्थितियां पहले से काफ़ी खराब हो चुकी हैं। अब वही देखिए, भजन लाल उनके पुत्र, बंसी लाल उनके पुत्र, तो ये जो तमाम लोग हैं सब भाजपा के अंदर बैठे हुए हैं। और इस पर देखना है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की जो जिसकी इतनी खिलाफत करती है उस पर क्या फैसला देती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप क्या मैसेज दोगे कि हम भी परिवारवाद के पक्षधर हैं, सिर्फ कांग्रेस गांधी परिवार को हम परिवारवाद मानते हैं और बाकी परिवारवाद कोई परिवारवाद नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जनता जनार्दन है और उसके सामने आपको अपनी बहुत ही शीशे की तरह साफ सिद्धांतों को रखना पड़ेगा। जनता परखती है लेकिन समय आने पर उसका फैसला देती है। इसे बेहतर इसी में है कि जो भी फैसला हो वो जनमानस को ऐसा लगना चाहिए कि ये फैसला, ये पार्टियां उनसे अलग हैं। वरना कांग्रेस एक लंबे समय उसका इतिहास रहा है और आज भी एक बार फिर कांग्रेस की तरफ तमाम देश के अंदर तमाम राज्यों में झुकाव दोबारा बन रहा है। और हरियाणा का चुनाव भाजपा पूरी तरह से जीतना चाहती है। दूसरा चुनाव जम्मू कश्मीर में है, जो वहाँ पे करीब 10 साल बाद लोगों को मौका मिलेगा वोट डालने का। अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में हरियाणा का जो सर्वे है वो ये बताता है कि आज की जो जमीनी हकीकत है वो भाजपा के पक्ष में नहीं है। दोस्तों, अब हम आते हैं एक दूसरे खबर की तरफ जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। यहाँ पर शिक्षा और शिक्षक दोनों बहुत अहम चीज है, लेकिन जब शिक्षक की जिंदगी ही खतरे में पड़ जाएगी तो शिक्षा क्या देगा। काफी लंबे समय से एक लड़ाई चल रही थी वहां पर। 69,000 शिक्षकों की भर्ती की गई थी। उसमें कहा गया था कि आरक्षण घोटाला का नाम उसको दिया गया था और वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच में सिंगल बेंच पे गया केस, उसके बाद डबल बेंच में आया और डबल बेंच का जो फैसला आया वो बहुत अहम फैसला आया। डबल बेंच ने सारे जो 69,000 टीचरों की भर्ती की गई थी उसको निरस्त कर दी और साफ कहा कि सरकार इस पर नई सूची जारी करे। कोर्ट का निर्णय आ गया। अब सरकार के सामने सवाल ये था कि उस 70,000 का क्या होगा जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो नौकरी के लिए 4 साल से संघर्ष कर रहे थे उनकी दिवालिया बनने को तैयारी, क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया इनको नौकरी आपको देनी पड़ेगी, नई सूची बनाई। कौन सा घोटाला हुआ, किसकी गलती से हुआ, ये तो बात की बात है। अब आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अगड़ा पिछड़ा तमाम तरह के विवाद जुड़ते चले जा रहे हैं। योगी सरकार के लिए बहुत पेचीदा मामला है। यदि योगी सरकार ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे डबल बेंच के फैसले के खिलाफ, हम उसकी समयबद्ध तरीके से ही सूची जारी कर देंगे। लेकिन सूची जारी करने से होगा क्या? सरकार ये फैसला नहीं ले पा रही कि जो 69-70,000 लोग जिनको अपॉइंट सरकार ने किया था उनका क्या होगा। आज शिक्षा निदेशालय ऑफिस के बाहर एक जमघट तैयार है, बॉर्डर इंडो पाक बॉर्डर की तरह तैयार है। एक तरफ अगड़ा, एक तरफ पिछड़ा, दोनों आमने सामने हैं। एक कहता है कि नौकरी इनकी हटाओ और मुझे नौकरी दो, वो कहता है इनकी नौकरी हटाओ मुझे नौकरी दो। अब सवाल इस बात है कि समान वर्ग के लिए काफी स्थिति वहां पे पेचीदा है, क्योंकि हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक नई सूची बनेगी। नई सूची उन लोगों को समायोजित किया जाएगा कि नहीं, क्या पाना बहुत मुश्किल है, इस सरकार को तय करना है। ये भी योगी जी का एक बयान आया था कि पुरानी सूची से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी या उनको समायोजित किया जाए। अब इस पर सरकार जुबानी जुबा खर्च की बात कर रही है, कोई भी लिखित ऑर्डर नहीं दे रही है। जो हमारे विधि विशेषज्ञ हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था देखिए सिर्फ योगी सरकार के कहने से काम नहीं होगा, ये डबल बेंच का फैसला है, इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी, वहां पे अपने आप को लीगल इसको अमली जामा पहनाना पड़ेगा। ये सिर्फ कहने से काम नहीं बनेगा
क्या आपने कह दिया कि उनको कोई अगर आप आज सरकार आपकी अगर 6 महीने बाद आपने उसको बदल दिया, हम क्या कर लेंगे? क्योंकि कोर्ट का निर्णय उनके लिए नहीं है। कोर्ट ने नहीं कहा कि उनको समायोजित करके सबको रखिए। कोर्ट ने ये कहा है कि जिनको वहां पर हटाते से इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनका बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसकी परिभाषा, उसकी डिफिनेशन क्या है? सरकार उसकी डिफिनेशन क्या समझती है और कोर्ट क्या कहना चाहती है? लेकिन सवाल इस बात का है कि 70,000 को जो नौकरी मिलेगी, 69,000 को, और जिनकी नौकरी जाएगी, बचेगी, उनका समावेशन कैसे होगा? और आज ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बन के खड़ा है, जो पूरी हर तरफ धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं। एक को नौकरी चाहिए और एक को नौकरी जाने का खतरा है। अब उनका कहना है कि हमने इस नौकरी के बल पे लाखों रुपए का जो है हमने लोन ले रखा है, लोगों की शादियां हो चुकी हैं, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, कल अगर उनकी नौकरी जाती है तो क्या करेंगे? और जिनको नौकरी मिलनी है वो कह रहे हमारा 4 साल बर्बाद हो चुका है, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, परिवार के लिए खर्चे नहीं है, हमें नौकरी इमीडिएट चाहिए। सरकार इस ऊहापोह में क्या कर सकती है? फैसला तो करना पड़ेगा। नई लिस्ट तो जारी हो जाएगी 3 महीने, इसमें कोई शक शुबा ही नहीं है। लेकिन पुराने वालों का क्या होगा? कि अगला पिछला फ्रंट बैक, इसका समावेशन सरकार को करना पड़ेगा और समय रहते करना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि सरकार का जो एक बयान है वो थोड़ा संदेहास्पद है कि किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, कि हो सकता है कि 10 विधानसभा के भी उपचुनाव होने हैं। सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला, लेकिन फैसला 3 महीने के अंदर करना है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तो कोई राजनीतिक फैसला ना हो, उनका भविष्य राजनीति का कोई फुटबॉल ना बन जाए कि आज आपने मारा और गोल नहीं हुआ, कल गोल नहीं होगा। इसलिए जो अभ्यर्थी हैं, जो नौकरी कर रहे थे, वो भी सतर्क हैं इस बात को लेकर। लेकिन उनका ये कहना है कि सरकार का जो फैसला होगा, हम अपनी जिंदगी के इतनी बड़ी लड़ाई को, हमने 4 साल सरकार को सेवा दी है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। और वहीं पर जो आरक्षण प्रेमी, उनका कहना है कि इनको जो है, यदि भी वो कहते हैं कि सबको आप नौकरी दीजिए, हम किसी की नौकरी की विरोधी नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि इनको शिक्षावीर बना के छोड़ दीजिए, यानी कि अग्निवीर 4 साल के और ये 4 साल के शिक्षावीर। लेकिन ये चीज़ें कहने से नहीं होगी, सबके परिवार है, सबका फ्यूचर है, और सरकार को कोई ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिससे इनको कहीं न कहीं समायोजित किया जाए, वरना एक बहुत बड़ी दिक्कत प्रदेश सरकार के सामने खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, हमारा ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार आशीर्वाद हमें बनाए रखें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नई रिपोर्ट के साथ आपके बीच में पेश होऊंगा। नमस्कार।